इस लेक्चर में हम लोग कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका देखने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे नॉर्थ अमेरिका कॉलोनाइज हुआ और साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका कॉलोनाइज हुआ। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ये इंटेंशन शुरुआत में कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के रूट खोजने का नहीं था। एज आई सेड कि इंटेंशन शुरुआत में ये था कि किसी तरह से हमको एशिया का शॉर्टेस्ट रूट जो है वो मिल जाए, एक अल्टरनेटिव रूट मिल जाए। तो जब वास्को डी गामा ने खोज लिया इंडिया का रास्ता और वो ट्रेड काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गया, तो अब स्पेन में होड़ लग गई कि हम कैसे एक नया रूट खोजें। तो कोलंबस ने 1492 में जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड वो जो है चला इंडिया का रास्ता खोजने के लिए। बट वो इंडिया पहुंचा नहीं, वो पहुंच गया कैरेबियन आइलैंड्स में, जहाँ कि उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया है। ठीक है। और फिर वो क्या किया, वहाँ पर जो भी था लोगों से मिला जुला और फिर फाइनली वापस आकर जो है अपनी कहानी वो जो है वहाँ पर वहाँ के राजा को बताया। तो स्पेन ने फिर सोचा कि यार बढ़िया है, ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है अब यहाँ पर अगली बार जब कोलंबस को वापस भेजा तो वो उसने क्या कहते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं भेजा, बोला कि ठीक है तुम जाओ और कॉलोनीज बना लो, यानी कि स्पेन के नाम पे वो टेरिटरी जो है मार्क कर दो कि ये टेरिटरी स्पेन का है, यहाँ से जो भी गोल्ड या जो भी चीज़ निकलेगा, जो भी स्पाइस होगा वो सारा हम लोग ले जाएंगे। तो इस तरह से वापस जो है कोलंबस गया है। और कोलंबस जब दोबारा गया, लेकिन वो कभी भी जो है बहुत ज़्यादा वो मेन लैंड जो है यानी मैक्सिको या लैटिन अमेरिका नहीं पहुंच पाया। वो हमेशा जो है कैरेबियन आइलैंड्स के ही आसपास, उसने कई सारे कैरेबियन आइलैंड्स को स्पेन की कॉलोनी बना के बस वो वहीं तक रह गया। तो एक तरह से कोलंबस का जो एक्सप्लोरेशन था वो उस सेंस में एक रास्ता खोजने के बाद उसका जो अचीवमेंट है वो काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है। तो स्पेन ये प्रोमिनेंट है, स्पेन के सारे लोग हैं। पहला कोलंबस, ठीक है। तो कोलंबस को हम लोग कह सकते हैं कैरेबियन आइलैंड। इतना करके कैरेबियन आइलैंड करके कोलंबस रुक गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो बंदा है कॉर्टेस। कॉर्टेस ने जो एज़टेक एम्पायर था जो मैक्सिको में था, अभी का मैक्सिको जो था वो उस वक्त एज़टेक एम्पायर था। और ये लोग काफ़ी क्या थे, रिच थे। तो कॉर्टेज जो है वो किसी तरह से कैरेबियन आइलैंड को क्रॉस करते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको होते हुए वो मैक्सिको के जो शोर वाले एरिया है वहाँ पर पहुँच गया। तो शुरुआत में वहाँ उसने कुछ कुछ कॉलोनीज बनाई। फिर वहाँ उसे पता चला कि अरे एक एज़टेक एम्पायर है जो कि काफ़ी रिच है, वहाँ पर काफ़ी गोल्ड और सिल्वर है। तो फिर इसको लालच हो गया और ये जो है इनलैंड मैक्सिको के लिए मूव कर गया। ठीक है। तो फिर जब ये वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ जो लोकल लीडर था, जो एज़टेक एम्पायर का लोकल लीडर था, उसे ऐसा लगा कि ये जो है, क्योंकि ये लोग घोड़े वोड़े पे जा रहे थे, ठीक है, अस्त्र वस्त्र के साथ आ रहे थे, तो उसे ऐसा लगा कि कोई रिटर्न गॉड, कोई गॉड था उनका जो पुराना जो एग्जाइल हो गया था, वो गॉड अभी रिटर्न होकर आया है। ठीक है। तो काफ़ी उन लोगों ने शुरुआत में इज्जत दी। तो इस बंदे ने बोला कि मेरे को तो गोल्ड और सिल्वर चाहिए। तो वो जो है लोकल लीडर वो तैयार हो गया कि ठीक है हम आपको गोल्ड और सिल्वर दे देंगे। बट जितना गोल्ड और सिल्वर वो देना चाह रहा था उससे इसका मन नहीं भरा। इसे लगा कि यहाँ तो काफ़ी सारा एस्टेक के पास गोल्ड और सिल्वर है, हमको सारा का सारा चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि इसने बोला, इन लोगों ने कहा कि अरे हम लोगों को दिल की बीमारी है, हार्ट की डिजीज है, और हमारी हार्ट की डिजीज जो है गोल्ड से ही दूर होती है, हमारी डिजीज जो है गोल्ड लेने से ही दूर होती है। तो फिर मतलब वो जितना दे सकता था उसने इनिशियल फेज में दिया। अब क्या हुआ, अब कॉर्टेस को मन कर रहा है कि हमको यहाँ पर कब्जा करना है और यहाँ से जितना ले सकते हैं, जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतना सारा हमको लेके जाना है यहाँ से। ठीक है। तो क्या हुआ कि
अब ये बंदा जो है मौके खोजने लगा कि कब हम कर सकते हैं। तो कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हो रहा था, तो क्या हुआ कि उसमें उसने इन लोगों ने, कोर्टेस के आदमियों ने कई सारे एस्टेक वॉरियर्स और चीफ को जो है उन सबको रिलीजियस फेस्टिवल के ड्यूरेशन में मार दिया। फिर एस्टेक्स की ओर से थोड़ा बहुत अपोजिशन हुआ, थोड़ा बहुत फाइटिंग इन फाइटिंग वगैरह जो भी होता है वो हुआ। एंड फाइनली, हालांकि स्पेनिश आर्मी काफ़ी छोटी सी थी, बट उसने एज़टेक एम्पायर की आर्मी को जो है हरा के फिर वहाँ पर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, और इस तरह से एज़टेक डिक्लाइन कर गया और एज़टेक पर जो है स्पेनिश लोगों का कब्जा हो गया। अब एक चीज़ समझना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमेरिका में सबसे पहला कॉलोनी बनाने वाला देश स्पेन है। पहला सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि रहना है और हमको यहाँ पे कॉलोनी बना के शासन करना है, ऐसा करने वाला देश स्पेन था। तो दे वर द फर्स्ट कॉलोनाइजर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोलंबस ने कई सारे कैरेबियन आइलैंड को, और फिर कॉर्टेस ने फाइनली एज़टेक्स को, जो मैक्सिको का पार्ट है उसको, मतलब मैक्सिको, अभी जो मैक्सिको है वहाँ पर एज़टेक एम्पायर था, और उसको हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कॉर्टेस ने उसको कब्जे में ले लिया। ठीक है, और इस तरह से फिर यहाँ से कई सारा गोल्ड वगैरह जो भी था एक्सट्रैक्ट करके ये जो है वापस स्पेन ले गया। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि क्यों ये लोग जीते, स्पेन वाले लोग क्यों जीते। तो इसका एक तो कारण है कि उनकी सुपीरियर वेपनरी। ठीक है, इनका मिलिट्री काफ़ी, इनका जो जो लोग थे, जो सिपाही थे, जो वॉरियर थे, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज थे, वेल ट्रेंड थे, वेपनरी इनके पास अच्छी थी। इसके अलावे इस लोगों ने क्या किया कि इनको पता चला कि एज़टेक के प्रॉस्पेरिटी से काफ़ी आसपास वाले जो हैं ट्राइब्स जलते थे। ठीक है, तो इन लोगों ने एज़टेक को हराने में लोकल जो अदर ट्राइब्स हैं उनका भी सपोर्ट खोजा। ठीक है ना, तो लोकल हेल्प भी इन लोगों ने, जो भी ट्राइब अगल बगल का एज़टेक से खुन्नस रखता था उन सबको भी इन लोगों ने अपने साथ ऑन बोर्ड किया, ताकि वो लोग मदद कर सकें इनको हराने में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण था वो था डिजीज़। जो ये जो लोग हैं, ये लोग जो नेटिव अमेरिकन्स थे, वो लोग कभी भी जो है बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट नहीं किए थे। और हो क्या रहा है कि जब यूरोपियंस हैं, यहाँ चिकन पॉक्स वगैरह काफ़ी, मीजल्स, चिकन पॉक्स ये सब फैला हुआ था, तो इन लोगों की तो इम्यूनिटी यूरोपियंस की तो डेवलप हो गई थी, बट चिकन पॉक्स और मीजल्स के लिए जो था ये एस्टेक्स वालों की या जो इन लोकल ट्राइब्स वालों की इम्यूनिटी ही नहीं थी। तो जब इन लोग का इंटरेक्शन हुआ तो कई सारे लोग जो है उस मीजल्स और चिकन पॉक्स जैसे डिजीज से ही मर गए। तो इतना आसान था इनके लिए जीतना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सिंपली जो है मीजल्स एंड चिकन पॉक्स के कारण ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कहीं प्रोटेस्ट या वॉरियर्स, मतलब झगड़ा करने के लिए भी उनके पास नहीं थे। ठीक है, तो ये डिजीज भी उनके डिफीट का एक इम्पॉर्टेंट कारण बना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और वो बंदा है पिज़ारो। पिज़ारो ने इनका, जो कि अभी का पेरू होगा, ठीक है, तो इनका इनका आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इनका किंगडम जो था उसको पिज़ारो ने हराया, और अब हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो ये जो पिज़ारो था, ये 200 की आर्मी लेके ये क्या किया कि सदर्न अमेरिका में शोर के किनारे पेरू वाले पार्ट में ये चला गया, और वहाँ पर ये जो है, जब इनका लोग क्या थे, वो
कॉन्फेडरेसी में थे, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग लीडर था वो लीडर था, बाकी छोटे छोटे ट्राइब्स थे जो ऑलमोस्ट ऑटोनोमस होते थे, और एक तरह से एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस या लेजिटिमाइजेशन दे रखा था उन्होंने राजा को। तो इस तरह का सिस्टम था। तो सबसे पहले पिज़ारो क्या किया, 200 की आर्मी लेके इन लोग के पास पहुंचा। ठीक है, तो सामने वाले ने बोला कि ठीक है हम लोग बात करते हैं। तो वो जो है वो बंदा, सामने वाला बंदा 30,000 की आर्मी लेके आया, लेकिन वो जो है उसे लगा कि हम तो बात करने जा रहे हैं, तो वो लोग खाली हाथ आ गए, निहत्थे आ गए। और ये लोग क्या थे, चुपचाप घात लगा के बैठे थे कि जैसे ही आएंगे हम जो है उनको मार देंगे। तो वो लोग खाली हाथ आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हम बात करने आ रहे हैं, और ये लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम तो उनको बात करने बुलाए हैं, इसी चक्कर में वो खाली हाथ आएंगे और हम उनको मार देंगे। तो अल्टीमेटली हुआ भी वही कि उनकी आर्मी को इन्होंने साफ कर दिया एक झटके में। अब क्या है, उनके राजा को इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब जो उनका राजा है उसने बोला कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मतलब रूम भरा हुआ जो है गोल्ड दूंगा, और उसका दुगना मैं तुम्हें चांदी दूंगा। ठीक है, तो ये लोग कहे कि ठीक है। फिर इनकाज ने, सारे कॉन्फेडरेसी के दूसरे लीडर्स ने, सबने मिलके उतना गोल्ड और जितना सिल्वर प्रॉमिस किया था उतना गोल्ड और सिल्वर दे दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 24 टन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो इन लोगों ने दान किया। और उसके लेने के बाद पिज़ारो अपनी बात से मुकर गया। उसने क्या किया, इसका गला दबा के इसको, वहाँ के राजा को मार दिया। अब क्या हुआ, आर्मी तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब राजा भी खत्म हो गया इस धोखे के कारण। ठीक है, और उसके कारण उनकी आर्मी ने तुरंत सरेंडर कर दिया और फिर इन लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। अब देखिए वाहियात पने की हद कि पिज़ारो ने उसे बोला कि हम तुम्हें या तो आग पे जलाएंगे या तुम क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लो, तो हम तुम्हें आसान तरीके से मार देंगे, यानी गला दबा कर मार देंगे। तो उस बंदे ने उस पेन से, मरते वक्त मरने के पेन से बचने के लिए कि आग में इसे जलाएगा, उससे बचने के लिए उसने एक्सेप्ट किया क्रिश्चियनिटी। फिर इन लोगों ने उसे गला दबा दिया। तो जो मैंने बोला था ना कि द फाइट या द एक्सप्लोरेशन वॉज फॉर गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, ये क्लियरली दिखता है कि गॉड के लिए यानी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, गोल्ड के लिए, गोल्ड एज ए रैंसम, गोल्ड ताकि हम जो भी एक्सट्रैक्ट करके ले जा सकें, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रख के, और ग्लोरी कि हम अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। पिज़ारो फाइनली जब वहाँ पर सब कुछ सेटल हो गया, ठीक है, तो पिज़ारो वहाँ का लीडर बना था, जिसकी में वहाँ का गवर्नर बन गया, पेरू का गवर्नर बन गया, और उसने वहाँ पर बाद में लीमा जो उनकी राजधानी है उसको भी इस्टेब्लिश किया। तो अल्टीमेट पर्पस ग्लोरी, अल्टीमेट पर्पस गॉड या क्रिश्चियनिटी को फैलाना एंड गोल्ड कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये था पिज़ारो का इनकास पर कब्जा। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि जब ये लोग कब्जा करते थे, रीजन्स तो आपको पता ही है क्यों हरा देते थे। इसका कॉन्सिक्वेंस अगर आप देखें तो कई सारे इसके कॉन्सिक्वेंस हैं, और उसका जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये है कि लॉस ऑफ कल्चर, जब ये लोग कब्जा करते थे तो उनका जो लोकल डेटी होता था वो सबको हटा देते थे, उनकी जो बुक्स होती थी, उनके जो रिचुअल्स होते थे उन सबको हटा देते थे, टोटली डिस्ट्रॉय कर देते थे, और वहाँ पर अपने गॉड्स को इस्टेब्लिश कर देते थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने लोकल कल्चर और लोकल लिटरेचर, लोकल रिचुअल्स, उन सबको हटाकर क्रिश्चियनिटी को उससे रिप्लेस किया। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन। जो लोग कब्जे में आ जाते थे, जब कॉलोनी बन जाती थी, तो उनसे वहाँ की गोल्ड माइंस, कॉपर माइंस, सिल्वर माइंस, उनमें काम करवाया जाता था। जब ये लोग, जैसे फॉर एग्जांपल पिज़ारो जब वहाँ का जनरल बन गया था, तो फिर जो रेंचेज हैं, बहुत सारे स्पेनिश लोगों ने क्या किया, एक तरह से लैंड ऑनर्स बन गए, और वो फिर फार्म पे उनसे काम करवाते थे, और ऑलमोस्ट लाइक एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन में काम करवाते थे, बहुत उनको कम देते थे। एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नीड होता था बस उतना ही देते थे, बाकी मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लेते थे।
तो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस उनकी माइंस में, उनके फील्ड्स में उनका किया गया। तीसरा, डिजीज से काफ़ी डेथ हुआ है, इतने सारे डेथ हुए हैं इनन्यूमरेबल कि लोग सोचिए कि ऑलमोस्ट पॉपुलेशन 1/3 टाइप से हो जाता था, मतलब पॉपुलेशन पूरा गायब हो जाता था। और ये कारण एक मेजर कारण था कि ये लोग इजीली इन लोगों के ऊपर जीत पाते थे, क्योंकि उन जो लोकल नेटिव्स थे, नेटिव इंडियंस जो थे, उनका रेसिस्टेंस पावर था ही नहीं। और अल्टीमेटली कई सारे वो लोग जो हैं चिकन पॉक्स और मीजल्स जैसी डिजीज के कारण मर गए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उनका कॉन्सिक्वेंस हुआ। एक्सप्लॉयटेशन तो ह्यूमन का हो गया, साथ में लूट, आप कह सकते हैं लिटरली लूट, कि गोल्ड सिल्वर ये सारा ले गए। और जैसा मैं बता रहा था कि लैटिन अमेरिका से इतना ज़्यादा स्पेन को बेनिफिट हुआ कि उसने अपनी मिलिट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया कुछ समय में, और साथ में वो जो है एक मतलब काफ़ी प्रॉस्पर कर गया था सिंपली गोल्ड के कारण। और जैसा मैंने बताया कि इंकाज वाले लूट में तो इन लोगों ने अब मतलब मैक्सिमम बाउंटी जो अभी तक का कॉलोनाइजेशन का था वो इन लोगों ने वसूल किया था इनकाज के केस में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है लोग वॉलेंट्री ला के दे रहे थे। और फिर इन लोगों ने बाद में गोल्ड माइंस को भी माइन करवाया। तो इस तरह की बात है। तो ये हो गया कि लूट भी हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई सेंस में जो है लोकल लोग जो हैं वो क्या हुए हैं, एक्सप्लॉइटेड हुए हैं। तो स्पेन का कौन, कोलंबस, कॉर्टेस एंड पिज़ारो, पिज़ारो इनका, कॉर्टेस एस्टेक्स को जो मैक्सिको में थे। अब हम आते हैं पुर्तगीज पर। एक एरिया जो स्पेन वालों ने कब्जा नहीं किया था वो था आपको ईस्टर्न साइड ऑफ लैटिन अमेरिका, यानी ब्राजील वाला पार्ट। तो पुर्तगीज लोगों ने फाइनली कैब्रल नाम के आदमी ने इसने ब्राजील के एरिया को, ब्राज़ील के एरिया को इसने क्या किया कि इसने अपनी कॉलोनी बना ली। तो लेकिन यहाँ जब पहुँचा, इसने तो सुन रखा था इनकाज वाली कहानी कि बहुत गोल्ड है, बट ब्राज़ील पहुँचा तो वहाँ तो गोल्ड इसे मिला नहीं। तो ये इसने क्या किया फिर वहाँ पर ब्राज़ील में, लेकिन अमेजोन फॉरेस्ट है तो ब्राज़ील वुड से रेड डाई काफ़ी अच्छी बनती है। तो एक तो इसने ब्राज़ील वुड जिससे डाई बनती थी उसके लिए इसने काम करना शुरू किया, और दूसरा इसने प्लांटेशन शुगर का शुरू किया। और ब्राज़ील इन अ शॉर्ट वाइल क्या हुआ, काफ़ी लीडर बन गया प्रोड्यूसर ऑफ शुगर का। ठीक है, तो ये दो चीज़ का मेन काम यहाँ पर कैब्रल के आने के बाद से हुआ था, जो कि ब्राज़ील में जिसने कि पुर्तगीज़ ने अपनी कॉलोनी बनाई। तो ये शुगर का काम हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि शुगर के लिए भी आपको लोग चाहिए। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जब इंग्लैंड ने कॉलोनी अमेरिका में बनाई, नॉर्थ अमेरिका जो अभी का अमेरिका यूएसए जो है, वहाँ पे कॉलोनी बनाई, तो उन लोगों ने क्या किया, टोबैको उगाना शुरू कर दिया और कॉटन उगाना शुरू कर दिया। तो ये सारे लेबर इंटेंसिव प्लांटेशंस थे। अब इसमें काम करने के लिए यहाँ पर जो लोकल लोग थे वो लोग तो डिजीज में मारे गए, वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे काम करने में। ठीक है, तो वो इन लोगों ने फिर क्या किया, इस लेबर शॉर्टेज को मीट करने के लिए स्लेव ट्रेड में इंगेज हो गए। और अफ्रीका से भर भर कर ये लोग स्लेव लाते थे और वो स्लेव यहाँ पर काम करते थे। ठीक है, तो स्लेव ट्रेड का शुरुआत होने का कारण कहीं ना कहीं ये डिजीज था, जिसके कारण कि लोकल नेटिव पॉपुलेशन खत्म हो गया था। ठीक है, और फाइनली इनको स्लेव्स को मंगाना पड़ा। तो हमने स्पेन का देख लिया कॉलोनीज, हमने पुर्तगीज का कॉलोनीज देख लिया ब्राज़ील। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉलोनी जो कि फ्रांस और इंग्लैंड का है। तो अब हम फ्रेंच पहले देख लेते हैं। तो फ्रांस ने
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका पर कब्जा किया, जो कि अभी के टाइम पे करस्पॉन्डिंग आप कह सकते हैं कनाडा का एरिया हो गया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए हो गया। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से अगर हम मान लें कि ये नॉर्थ अमेरिका है, तो कनाडा का पार्ट हो गया और थोड़ा सा यूएसए का पार्ट हो गया। इस पर इन्होंने कब्जा किया और इसका नाम दिया इन लोगों ने न्यू फ्रांस। अब ये समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पर जो लोग आए थे उनमें कई सारे क्या थे, क्रिश्चियन प्रिस्ट या कैथोलिक प्रिस्ट थे, जिनका गोल ही ये था कि यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनको हमको कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, फॉर गॉड, दे केम फॉर गॉड। इसके अलावे फर ट्रेड, फर ट्रेड काफ़ी प्रॉस्पर कर रहा था और उसका क्या था कि नेटिव लोग कैप्चर करते थे। ठीक है, नेटिव लोगों को ये लोग क्या करते थे, बंदूक देते थे ताकि ये लोग हंटिंग कर सकें, और उससे जो फर होता था वो ये लोग फ्रेंच को देते थे और फ्रेंच इसको वापस जो है यूरोप में भेजता था। तो फर ट्रेड में फ्रेंच का इंटरेस्ट था, फ्रेंच का जो मेन इंटरेस्ट है वो फर ट्रेड में था। और फ्रेंच का एज सच इंटरेस्ट जो है, हम अभी कॉन्ट्रास्ट भी करेंगे इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड का इंटरेस्ट जो था सेटलमेंट में था, परमानेंट सेटलमेंट में था और एरिया के एक्सपेंशन में था और कई डीप इकोनॉमिक इंगेजमेंट में था, जबकि फ्रेंच का मोस्टली इंटरेस्ट ट्रेड में था। फ्रेंच का मोस्टली इंटरेस्ट ट्रेड में था, जबकि ब्रिटिश का इंटरेस्ट जो था डीप सेटलमेंट में था। ठीक है, कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के एक्सपेंशन में था। सेम फ्रेंच की तरह ही डच, ये हडसन एरिया के आसपास, ठीक है, यानी कि हडसन बे, हडसन रिवर, वो वाला एरिया जो है, तो डच इस एरिया में थे। तो एक्चुअली हडसन एक रास्ता खोज रहा था, ही एंडेड अप थ्रू हडसन बे और उधर का रास्ता वाटरवे, तो वहीं के आसपास डच लोगों ने कॉलोनी बनाई। अगेन इनका भी इंटरेस्ट जो था फर ट्रेड में था, इनका भी इंटरेस्ट कोई वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट बना के रहने या वहाँ कॉलोनी, बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं सोच रहे थे ये लोग। एज अपोज टू इट ब्रिटिश, दे हैड अ टोटली डिफरेंट प्लान। हालांकि ये लोग लेट आए थे और इन लोगों ने देख लिया कि स्पेन, पुर्तगीज, फ्रेंच ये लोग काफ़ी मज़ा मार रहे हैं, तो तब ये लोग आए और इन लोगों ने जो कॉलोनी बनाई है, अगर आप वो देखें तो ब्रिटिश कॉलोनी मोस्टली शुरुआती फेज में ईस्टर्न अपलेशियन जो माउंटेन्स है उसके ईस्ट पार्ट में, और ईस्टर्न अमेरिका मतलब कंप्लीट यूएसए भी नहीं, इधर नहीं आए हैं ये लोग, राइट। ये लोग ईस्टर्न पार्ट पर जो है, यहीं पर ये लोग की सारी कॉलोनी लोकेटेड थी। जब हम पढ़ेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उस वक्त तक तो 13th कॉलोनी थी, 13 कॉलोनी बन गई थी। बट अभी के लिए इनिशियल पीरियड में हमको ये समझना है कि सबसे पहला कॉलोनी इनका बना कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया, और उसमें जो पहला सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट था, इसी का जो पार्ट है वो था जेम्स टाउन। तो किंग जेम्स ने अलाउ किया था, तो उसके नाम पे जेम्स टाउन इन्होंने रख दिया। तो शुरुआत में जेम्स टाउन में ये लोग आए थे, ये लोग भी गोल्ड वोल्ड खोजने के लिए आए तो पता चला कि यहाँ तो गोल्ड है नहीं। तो फिर कई टाइम तक तो ये लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, बट इतने में उनको रियलाइज़ हो गया कि यहाँ टोबैको की फार्मिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो ज्यों ही उन्हें ये टोबैको का पता चला, तो ये लोग टोबैको फार्मिंग में लग गए, टोबैको प्लांटेशन में लग गए। ठीक है, अगेन जो मैं बता रहा था कि ये लेबर इंटेंसिव था और फिर लोकल लोग तो मर गए थे, तो फिर इनको स्लेव ट्रेड में इंगेज होना पड़ा। ठीक है, ये कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया। नेक्स्ट कॉलोनी जो यहाँ बनाया था वो प्यूरिटन्स ने बनाया था, और वो कॉलोनी का नाम था मासाचुसेट्स बे कॉलोनी। ठीक है, और उसका होल पर्पस क्या था, इन लोगों ने बनाया था नेशन ऑफ सेंट्स।
सिटी अपॉन अ हिल, मतलब ये एक रिलीजियस ये लोग कम्युनिटी बनाना चाह रहे थे जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो। बिल्कुल आइडियल, जैसा आपने वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट में देखा होगा ओशो को बनाते हुए, बिल्कुल वैसा ही प्यूरिटन्स लोग बनाना चाह रहे थे मासाचुसेट्स बे कॉलोनी में, जहाँ की इन लोग का पर्पस क्या था, एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी कैसे हम स्टैब्लिश करें, वो एक्सपेरिमेंटेशन ये प्यूरिटन्स कर रहे थे अगेन रिलीजन। ठीक है, कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया जो था वो गोल्ड का पर्पस, यानी कि गोल्ड मतलब गोल्ड नहीं, गोल्ड इन द सेंस ये एग्रीकल्चर में चले गए, और प्रॉफिट, ये एक्चुअली एक कंपनी थी जो कि ये कॉलोनी मैनेज कर रही थी। तो इनका प्यूरिटन्स का क्या पर्पस था मासाचुसेट्स बे कॉलोनी में, कि सेल्फ सपोर्टिंग फार्म स्टेट बनाना, और केवल वही सामान हम बाहर से मंगाएंगे जो कि हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। बट दे एक्चुअली हेल्प्ड इन डेवलपिंग ट्रेड सेंटर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है इनकी कॉलोनी ट्रेड सेंटर के रूप में काफ़ी डेवलप की। ठीक है, अब हम देख रहे थे कि इंटेंशन, डच और फ्रेंच का इंटेंशन फर ट्रेड में था। ठीक है, और ये लोग कहीं ना कहीं एक पीसफुल, इनका जो रिलेशनशिप लोकल नेटिव इंडियंस के साथ था वो काफ़ी पीसफुल था, रेड इंडियंस के साथ काफ़ी पीसफुल रिलेशनशिप था, क्योंकि इनका पर्पस अपनी कॉलोनी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने में नहीं था। ये क्या थे कि ठीक है तुम हमको फर दो, हम तुमको बंदूक देंगे, तुम्हारे रिक्वायरमेंट का कुछ कुछ सामान देंगे, हम खुश तुम खुश, क्योंकि ट्रेडिंग मेन गोल था। जबकि ब्रिटिशर्स का पर्पस प्रॉपरली रहने का था, प्रॉपरली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने का था, प्रॉपर एकदम एक कॉलोनी बनाने का था। तो ब्रिटिशर्स के साथ जो था रेड इंडियंस का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेंड रहा है। ठीक है, और जब इन लोगों ने अपने इस ओर से बाद के फेज में जब इन लोगों ने इधर एक्सपेंड करना शुरू किया है, इस साइड एक्सपेंड करना शुरू किया है, तो इनका रेड इंडियंस के साथ फाइट भी हुआ है। एंड वन ऑफ द मेजर फाइट्स इज कॉल्ड किंग फिलिप्स फाइट। हालांकि किंग फिलिप सुनने में ऐसा लगता है कि किसी अंग्रेज का नाम हो, बट एक्चुअली क्या था, नेटिव अमेरिकन रूलर था जिसका नाम था मेटाकॉम। वो किंग फिलिप के नाम से जाना जाता था, और उसने काफ़ी मासाचुसेट वाली कॉलोनी पे काफ़ी अटैक किया, और काफ़ी लंबा ये वॉर चला है, काफ़ी फियर्स फाइटिंग हुई है, और कई सारे लोग दोनों साइड से मरे भी हैं। फाइनली क्या है कि नेटिव्स हार गए। एक और कारण था कि ये जो जितने भी यूरोपियंस आए थे ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, और उससे भी नेटिव्स लोग एग्रीव थे। ठीक है, एग्रीव का कारण जो था ब्रिटिश का, एक तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का प्लान, दूसरा कि इनका कॉलोनी बना के परमानेंट सेटलमेंट बना के रहने का प्लान, और रिलीजियस, इन तीनों कारण के कारण क्या हो रहा था कि फाइट्स हो रहा था। अगेन डिजीज के कारण काफ़ी लॉस हो गया लोकल्स को, और वो लोग फाइनली हार गए। ठीक है, तो ये है हमारा अमेरिका में कॉलोनाइजेशन, जो मेजर हमने फ्रेंच, डच और ब्रिटिश का देखा। अब एक इम्पैक्ट जो हमें देखना है वो ये है कि हम तो हालांकि देखे कि कॉलोनीज़ के नेटिव्स पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, बट जो लोग भी इस ट्रेड में इंगेज थे वो सारे क्या थे, मोस्टली मर्चेंट थे, और ये मर्चेंट लोग काफ़ी रिच हो जाएंगे। और बाद में जब इनलाइटनमेंट का फेज आएगा, अभी हम लोग रेनेसां के फेज में हैं, तो रेनेसां के फेज में इनिशियल फेज में कॉलोनीज़ बन गई हैं। इन कॉलोनीज़ का मेनली पर्पस मर्केंटाइल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ की मैक्सिमम सामान बेचना है और गोल्ड सिल्वर ये सब लेके जाना है, या जो सामान ज़्यादा बिकेगा वो सामान लेके जाना है। ठीक है, और ये सारे लोग ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं। ये मर्चेंट कम्युनिटी क्या होगी फाइनली, पूरे यूरोप की जो मर्चेंट कम्युनिटी होगी ये काफ़ी प्रॉस्परस हो जाएगी। और ये जब कम्युनिटी प्रॉस्परस हो जाएगी, और जब इनके साथ इनलाइटनमेंट के आइडियाज़ को आप मिला दीजिएगा, जहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है, जहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी को चैलेंज करने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक परफेक्ट रेसिपी बन जाता है जहाँ लोग स्टेट सिस्टम को चैलेंज करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा।
जहाँ पर कि इन लोगों के पास पैसा होने की वजह से ये लोग लगा सकेंगे वापस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये जो मर्चेंट कम्युनिटी का प्रॉस्परस होना है उसमें कहीं ना कहीं इस फेज के कॉलोनाइजेशन का इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये और इनलाइटनमेंट फेज के आइडियाज़ को मिक्स करने से एक परफेक्ट रेसिपी फॉर एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के लिए स्टार्ट होता है, जो कि हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत शॉर्ट में स्लेव ट्रेड के बारे में देखेंगे।